स्टूडेंट्स, आज हम एक और न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम ये है कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, या इसको और नाम बायोलॉजिकल मेथड भी दिया गया है। क्या बायोलॉजिकल मेथड, ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम से ये चैप्टर आता है। तो आज आओ इसको पहले डिस्कस करते हैं कि साइंस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, बायोलॉजिकल मेथड है क्या। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस जो है ना, एक सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की। ये अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, ये पूरी ऑर्गेनाइज होती है। हाउ इट अफेक्ट्स अस इन द इन्वायरमेंट, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज थ्रू यूज ऑफ बेटर मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी अदर साइंस लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। जब भी कोई भी हमारी इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंस के पास एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसकी मदद से साइंस उस प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड उस सिस्टमेटिक अप्रोच को कहते हैं जिससे किसी न किसी प्रॉब्लम को क्या किया जाए, सॉल्व किया है। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साल पहले कोविड-19 था, उसका किसी को पता नहीं था क्यों हो रही है, क्या कैसे हो रही है। तो ये हमारे लिए क्या था, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। उससे पहले कई हज़ार साल पहले बहुत ज़्यादा फीवर होता था, फीवर के बाद शिवरिंग होती थी, शिवरिंग के बाद 2-3 महीनों के बाद वो बंदा जो है ना वो मर जाता था। तो किसको पता नहीं था ये किस वजह से हो रहा है। तो वो उस टाइम के लिए क्या था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब जब हम कोई मेथड यूज़ करते हैं, तो उस मेथड को साइंटिफिक मेथड, अगर वो लाइफ से रिलेटेड है तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब साइंटिफिक मेथड एक है क्या, साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स टू आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। साइंटिफिक मेथड है क्या, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर फॉलो करता है कि किसी भी साइंटिफिक क्वेश्चन के लिए वो जवाब दे सके। इसी पैटर्न पर बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन, बस हम सिर्फ एक डेफिनेशन की चेंज, वर्ड की चेंजिंग करेंगे। वो क्या है, बायोलॉजिकल। जब हम बायोलॉजिकल कहते हैं तो इसमें ओनली लाइफ से रिलेटेड, या बायो मीन्स लाइफ, लाइफ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आंसर करते हैं। जिस भी चीज़ में लाइफ होगी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है ना हम आंसर कहेंगे। इसकी डोमेन में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये नॉन लिविंग थिंग्स वाली जो भी चीज़ें हैं वो नहीं आती। मगर साइंटिफिक मेथड की डोमेन में ये नॉन लिविंग थिंग्स वाली जो भी चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। As you know that biology is a branch of science concerned with the study of living thing organism. The system of advancing knowledge by formulating question, collecting data, answering through observation, experiment, testing, hypothesis, all these things are called biological method. ये सारे के सारे मेथड जो मैं आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ क्यों हो रही है, प्लांट किस चीज़ का बना हुआ है, हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसको आंसर करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, इस मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि पहले नंबर पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्वेशन देते हैं कि वो उसमें क्या हो रहा है, उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस इसका सेकंड स्टेप है। हाइपोथेसिस के बाद जो है ना डिडक्शन, इसका जो है वो थर्ड स्टेप है। थर्ड डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के बाद डेटा कलेक्शन है और डेटा एनालिसिस है। डेटा कलेक्शन के बाद जो है वो डेवलप करना है थ्योरी। थ्योरी के बाद जो है ना फिर लॉ को डेवलप करना है। ये कंप्लीट सीक्वेंस जो है ना हम पूरी की पूरी वन बाय वन स्टडी करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, हाइपोथेसिस है क्या, डिडक्शन है क्या, एक्सपेरिमेंट है क्या। तो वन बाय वन हम सारों को जो है ना वो स्टडी करेंगे। पहले नंबर पर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व। एक कोई भी क्वेश्चन है जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है।
दीज प्रॉब्लम कैन बी इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट में हो सकता है, इकोलॉजिकल हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीज, साइंटिस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फाइंड आंसर। साइंटिस्ट जो है ना वो कौन सा भी जो भी क्वेश्चन हो, मेथड सेम होगा उसको आंसर करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। आज हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। उस एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल देंगे मलेरिया द ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इसने 1000 लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वो किल किया है। प्रीवियसली द काज ऑफ मलेरिया वाज अननोन। पहले मलेरिया क्या था, बायोलॉजिकल क्वेश्चन था, उसका काज जो था वो अननोन था, मालूम नहीं था। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत सारी जो है ना ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने को किसने हाइपोथेसिस डेवलप की ये कि मलेरिया जो है ना वो किस वजह से आ रही है, बेड एयर की वजह से काज हो रही है। किसकी वजह से काज हो रही है, बेड एयर। मलेरिया दो वर्ड से निकला है। ये लैटिन वर्ड है जिसे हम कहते हैं माला प्लस एरिया। माला कहते हैं बेड को, एरिया कहते हैं एयर को। पहले इन्होंने कहा कि जब ये अननोन था, इसका रीज़न ये किस वजह से हो रहा है, तो ये इन्होंने कहा कि मलेरिया जो इज़ काज बाय बेड एयर, ख़राब हवा की वजह से जो है ना मलेरिया काज होती है। तो पहले पहले नंबर पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है ना वो पहचानना है। उसके बाद हम जो हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए ऑब्जर्वेशन जो है ना वो नोट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ प्रॉब्लम फॉलोड बाय फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन दो चीज़ों, दो जो है ना वो जो है ना उसको टाइप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक जो है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरी होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जिसमें हम मेजरेबल ऑब्जर्वेशन हो, क्वांटिटी में हो। क्वांटिटी मतलब कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन नंबर्स में हो। मलेरिया का फीवर कितने दिनों में रिपीट होता है, फॉर एग्जांपल ये कहे कि 48 आवर्स में रिपीट होता है। कितने लोग मलेरिया से किल हुए हैं पर्टिकुलर रीजन में, 2000 लोग, 1000 आदमी जो हैं। जो भी ऑब्जर्वेशन मलेरिया किस टाइम पर ज़्यादा होती है, किस टाइम पर नहीं होती, कौन से इलाके में होती है, कौन से इलाके में नहीं होती है, अगर हमने डेटा को नंबर्स में रिकॉर्ड करना है तो ऐसी टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम 5 सेंसेस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल साइट का, हियरिंग का, टेस्ट का, टच का, स्मेल का। अब कोई कह रहा है कि मलेरिया के बारे में आपने ऑब्जर्व किया क्या, मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का कौन सा शेप है, वो सर्कुलर है, राउंड है। मलेरिया इसका ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो की साइज़, मॉस्किटो जो है वो उसका मुंह का स्ट्रक्चर कैसा है, मॉस्किटो की साइज़ बड़ी है, छोटी है। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जिसमें हमने नंबर को रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन सबसे पहले फ्रेंच फिजिशियन था, एक फ्रेंच आर्मी का एक डॉक्टर था जिसका नाम था लेवरॉन। स्टडीड ब्लड, उसने क्या किया, सैंपल किया, कुछ पेशेंट्स उसके पास आए फ्रेंच आर्मी के जिसमें उनको बहुत ज़्यादा फीवर था। उसने पहले क्या किया, उसको जो है ना उनको जो है उनकी ब्लड को निकाला। जब ब्लड को निकाला तो उसने पहले पहले ऑब्जर्व किया प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उनकी बॉडी में जो था प्लाज्मोडियम पाया जाता था ब्लड सेल्स के अलावा। तो सो द ऑब्जर्वेशन वाज मेड दैट प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। पहले ऑब्जर्वेशन काज थी क्या थी, बेड एयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड मलेरिया, मगर लेवरान ने ये कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया को जो है ना वो काज करवाता है। अब जब ये ऑब्जर्वेशन हो गई, इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक हाइपोथेसिस डेवलप हुई। हाइपोथेसिस ये थी कि प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया। अब ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, टेंटेटिव। टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट। टेंटेटिव का इंग्लिश में इसकी मीनिंग है नॉट फिक्स्ड। अब इसको फिक्स्ड नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। अब देखा होगा कैलेंडर में जब हम ल्यूनर, जब अब चांद देखने की बात आती है, तो जब गूगल कैलेंडर में हम देखते हैं 25 पर ईद होगी या 26 पर होगी, तो उस पर टेंटेटिव लिखा होता है। टेंटेटिव का मतलब है नॉट फिक्स्ड। अब इसको हमने कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया, ये डिपेंड करता है कि चांद जो है ना वो नज़र आता है कि नहीं। टेंटेटिव का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। पहले लेब्रान ने ये कहा कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये क्या थी? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट थी, मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। हाइपोथेसिस ए की कंपाउंड ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, इट इज इंटेलिजेंट गेस। पहले आपका कहा था गेस है, ये हकीकत नहीं है। मेड बाय साइंटिस्ट इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, या टेंटेटिव स्टेटमेंट मैंने आपको बात बताया। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। किसी ने भी ये कहा कि ये हाइपोथेसिस है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे चलकर टेस्ट करेंगे। ये जो है ना वो सही भी साबित हो सकती है और गलत भी साबित हो सकती है थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब हाइपोथेसिस के बाद जो हमारे साइंटिफिक मेथड में जो सेकंड नंबर, उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर आता है वो आता है रीजनिंग का। Biologists collect information about the problem, formulate the hypothesis by using reasoning process. रीजनिंग अब दो टाइप की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग है क्या? जिसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाते हैं। कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख कर आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि एक शार्क जो है वो फिश है, और सब फिशेस पर स्केल्स होते हैं, छिलड़े। तो स्केल्स का मतलब ये है कि शार्क जैसे कि फ़िश है तो सब फिशेस पर स्केल्स होते हैं, इस वजह से शार्क पर भी स्केल होंगे। ये एक सोचने का तरीका है। रीजनिंग कहते हैं वे ऑफ थिंकिंग, आप कैसे थिंक कर रहे हो, सोचने का तरीका। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ जाते हैं। पहले के स्पेसिफिक में हमने शार्क की बात की, फिर क्या किया, शार्क जो है ना वो फिश है, सब फिशेस में जो है ना वो स्केल्स होते हैं, इस वजह से शार्क्स में भी स्केल्स होते हैं। पहले स्पेसिफिक किया, फिर बाद में जर्नल की तरफ जाते गए। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या कहते हैं, पहले जर्नल एग्जांपल लेते हैं, जर्नल के बाद स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इफ़ एंड देन स्टेटमेंट। अगर ये होगा तो ऐसे होगा। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी वेरीफाइड, टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। फॉलोइंग एक डिडक्शन हम लेते हैं। डिडक्शन ये है कि अगर पहले हाइपोथेसिस क्या थी, प्लाज्मोडियम इज काज्ड बाय मलेरिया। अब हम इफ और देन वाली स्टेटमेंट यहाँ पर पुट करते हैं। अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, देन जो भी मलेरियल पेशेंट है उसकी ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, रीजनिंग हो गई। रीजनिंग को कौन सी हो गई, डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब है डिडक्शन, जिससे कुछ चीज़ हासिल करना, डिडक्टिव, डिडक्शन, कोई चीज़ हासिल करना। हमने ये क्या चीज़ यहाँ से हासिल की, पहले हाइपोथेसिस में लेब्रान ने क्या कहा कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब हम उसे कह रहे हैं कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है तो ऑल दी पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो भी मलेरिया का पेशेंट आएगा उसकी ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट जो रीजनिंग के बाद जो हमारा प्रोसेस आता है, हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग के बाद जो प्रोसेस आएगा वो किसका आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा। एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करेंगे कि जो हाइपोथेसिस थी हमारी वो करेक्ट थी या रॉन्ग थी। तो इसको करने के लिए हम जो है ना वो तो ग्रुप्स लेते हैं। एक ग्रुप को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब देखते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर रिजल्ट का क्या क्या असर होता है। कंट्रोल ग्रुप का मतलब है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब यह है कि हमने 100 मलेरियल पेशेंट की ब्लड को जो है ना कलेक्ट करना है। हॉस्पिटल में जाना है, 100 मलेरियल पेशेंट की ब्लड को कलेक्ट करना है। और कंट्रोल ग्रुप का मतलब ये है कि नॉर्मल पर्सन को, वो जिसमें कोई बुखार या जिसमें कोई फीवर वगैरह ना हो, इनकी ब्लड को कलेक्ट करें।
और इनकी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ग्रुप की ब्लड को कलेक्ट करने के बाद और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की ब्लड को कलेक्ट करने के बाद माइक्रोस्कोप में जाकर देखेंगे। जब माइक्रोस्कोप में हम ये जाकर देखेंगे इनकी ब्लड, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो कि मलेरियल पेशेंट्स थे, तो इनकी ब्लड में हमें जो है ना वो प्लाज्मोडियम मिलेगा, वो जरासीम जिसकी वजह से जो है ना वो मलेरिया काज होती है। मगर वो पेशेंट्स जिनकी ब्लड जो कि हेल्दी थे, नॉर्मल पर्सन थे, लाजम है को उनकी ब्लड में जो है ना प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो हमारी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी या राइट थी। वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, hypothesis is suggested in next step. Scientific method is designed to experiment on it. Experiment is a practical performance of scientists to identify the real cause of problem. अब experiment करेंगे on the inductive and deductive reasoning. A key assumption is that experiment will be repeated many times. बार बार ये करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे दो ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप का मतलब नॉर्मल पर्सनस के ऊपर, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वो जो एक्चुअल में बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे। ये पर्सन वो होंगे जो बीमार नहीं होंगे। तो जो बीमार नहीं होंगे उनकी ब्लड में जो है ना प्लाज्मोडियम नहीं होगा, जो बीमार होंगे तो उनकी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होगा। अगर ये हमारी रिजल्ट्स आएँ और रिजल्ट्स में ये पता चले कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था और जो हेल्दी पर्सन थे वो प्लाज्मोडियम से फ्री थे, अगर हमारी रिज़ल्ट ये आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या थी, सही थी। हाइपोथेसिस हमारी क्या थी कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, 100 पेशेंट्स की ब्लड ली और उसमें प्लाज्मोडियम को देखा कि वहाँ उसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। तो इस वजह से हमें क्या पता चल गया कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम आएंगे। दिस इज़ ऑल रिजल्ट को हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन मेड होगी। कंक्लूजन हमारी ये क्या है, प्लाज्मोडियम इज काज्ड बाय मलेरिया। तो जब ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, हाइपोथेसिस जो है ना वो सही साबित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो हम उसको किस और नेक्स्ट लेवल, उस हाइपोथेसिस को, उस इंडक्टिव रीजनिंग वाले प्रिंसिपल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। साइंटिस्ट यूज वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे देन नॉन साइंटिफिक। व्हेन मेनी पीपल्स आई हैव अ थ्योरी, दे रियली मीन आई हैव अ गेस। साइंटिफिक थ्योरी ऑन द अदर हैंड आर वेल टेस्टेड। अब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसके बाद जो है ना हम थ्योरी की लेवल पर पहुंचते हैं। हाईली रिलायबल एक्सप्लेनेशन, ये बहुत रिलायबल है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की मदद से इसको प्रूव किया है। दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन के बाद प्रूव किया गया है, डेटा कलेक्शन के बाद प्रूव किया गया है। तो थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ना वो प्रूव होती है। बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, जैसे हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, थ्योरी ऑफ बिग बैंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं। अगर इस थ्योरीज में बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो है ना वो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे, तो हम इस थ्योरी को ही एक और लेवल आगे ले जाएंगे। वो लेवल क्या है, लॉ की या प्रिंसिपल की। बहुत ज़्यादा लॉ है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इंडाइसिस है मैथमेटिक्स में, लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन के। तो अगर थ्योरी को हम वैलिडेट करते हैं, बहुत पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देख लिया, अब ये गलत साबित नहीं हो रही, तो हम इसको लॉ या प्रिंसिपल की लेवल पर लेकर जाएंगे, जैसे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये एक कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि कहाँ से शुरुआत हुआ था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से। दूसरा हमारा स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन का था। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस की, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्टिव रीजनिंग की, डिडक्टिव रीजनिंग के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म के बाद डेटा कलेक्शन की, डेटा कलेक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया। अगर इफ़ डेटा डज नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस हमारी डेटा ने हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमने न्यू हाइपोथेसिस डेवलप करनी है। अगर डेटा ने हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया तो हम उसको थ्योरी के लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, और थ्योरी के बाद हम इसको लॉ के लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये था पूरा के बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें हमने डिस्कस किया
कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।